Hi everyone, my name is Anjali and I am biology faculty at B Personified Education Services. आज जो मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं टू कंट्रोल पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड्स हैं जो हमारे टीनेजर्स को जानने की ज्यादा जरूरत है, और साथ ही साथ सेक्सुअल डिजीजेस जो कि किसी भी इंसान को लग सकते हैं वाया सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, वो सारे डिजीजेस हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, सो ये एक ओवरऑल मैंने आपको इस चैप्टर का दिया। ये चैप्टर एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए ये चैप्टर आप लोग अगर अच्छे से करके जाओगे तो इजीली आप लोग 1 या 2 जो है क्वेश्चन के मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's begin with the chapter. So what is reproductive health? The first question arises, what is reproductive health? अगर एक लेमैन से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि what is reproductive health, तो वो सिंपल कहेगा a person who can reproduce healthy is reproductively healthy. But no, according to WHO means the World Health Organization, उन्होंने कुछ रूल्स दिए, उन्होंने हमें कुछ हेल्थ होने के रूल्स दिए कि हम इसलिए हेल्दी होंगे, कब होंगे, व्हेन टोटल वेल बीइंग, तब होगा जब आप फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल और सोशली चारों तरीके से हेल्दी रहोगे, तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माने जाओगे। यानी कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, आप इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, यानी कि आप कोई भी ऐसा इमोशन के अंडर आकर गलत फैसला ना ले ले रिप्रोड्यूसिवली, तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माने जाएंगे अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं। दूसरा, अगर आप बिहेवियरली स्ट्रांग हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, और आप सोशली स्ट्रांग है, यानी कि आप सोशल जो आपकी सोसाइटी के रूल्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं। सो दीज आर द 4 थिंग्स विच यू हैव टू बी हेल्दी टू बी एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये WHO की तरफ से क्या है, डेफिनेशन हो रिप्रोडक्टिव हेल्दी की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर हमारी सोसाइटीज में कैसी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उनको ट्राई टू सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैसी स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम्स की बात जैसे करी जाती है, तो आप सबको पता है प्रॉब्लम में सबसे पहले आता है ओवर पॉपुलेशन। हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओवर पॉपुलेशन। ये क्यों बड़ी प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। सी, कोई भी रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, एक ना एक टाइम पे वो खत्म हो जाता है, चाहे वो कितना ही ज्यादा अवेलेबल हो। अगर आपके किचन में आपकी मदर ने बहुत सारा खाना बना लिया, ठीक है, लेट्स से उन्होंने पूरा कुकर भर के खाना बना लिया, बट इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगा अगर आप उसमें खाने वालों की तादाद बढ़ाते जाओ। मे बी वो जो खाना है वो 4 लोगों के लिए इनफ है, बट 8 लोगों के लिए वही खाना फिर क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। ऐसे ही हमारी प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो लिमिटेड है, इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम बनाया जिसे आप फैमिली प्लानिंग कहोगे। यानी कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को ये सिखाया कि कैसे आप फैमिली को प्लान करके चल सकते हो, और ये जो आपका हेल्थ का रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनी, ये 1951 में बनी इन इंडिया। ठीक है, तो आपने ये सन याद रखना है, ये ईयर याद रखना है। इन 1951 इंडिया इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, जिसको आप RCH बोलते हैं, RCH बोलते हैं। RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो नीचे लिखा भी हुआ है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, और ये क्या था, ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को कवर करता है, यानी कि ये ओवर पॉपुलेशन से अवेयरनेस लेके आता है सोसाइटी में। ठीक है, और ये इंडिया ने कब किया, 1951 में किया। बात करें अगर ऐसे प्रोग्राम्स जो कि जैसे कि आपका RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ये इनका फंक्शन क्या है, ये सोसाइटी में कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं सोसाइटी में, ये अवेयरनेस देते हैं
पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर कि कैसे आप एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हो। ठीक है, हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि आपको यूज करने पड़ेंगे वो मेथड्स जो बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं। दूसरा, अगर जो मदर प्रेग्नेंट है आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी। अगर मदर की अच्छे से केयर होगी तभी वो मदर आफ्टर डिलीवरी एक हेल्दी बच्चा जो है सोसाइटी को दे पाएंगी और वो खुद भी बाद में हेल्दी रह पाएंगी। अदरवाइज सोसाइटी कैसी हो जाएगी, अनहेल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, दैट इज हाउ यू बिकम अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन, राइट। तो कैसा रहेगा कि आपको प्रेग्नेंट मदर का केयर करना पड़ेगा। दूसरा, पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड मदर की केयर करना इज पोस्ट नेटल केयर। मदर और चाइल्ड दोनों की केयर करना जरूरी है आफ्टर पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस समझाना सोसाइटी को। सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। नए एक नवजात बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए अप टू 6 months, बट बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं और इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो लोग ऐसा ना करें, नवजात बच्चे को कुछ और ना खिलाएं ताकि वो बच्चा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। इस बात की अवेयरनेस बच्चों में, इस बात की अवेयरनेस लोगों में फैलाना इज द concept of this RCH society which our India has been created in 1951। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा था। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना मेल और फीमेल चाइल्ड को। आज भी आपको पता है इंडिया में फीमेल चाइल्ड होती है तो आपका एनवायरनमेंट उस फैमिली में कितना चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू जब एक मेल बच्चा पैदा होता है, राइट। एक मेल चाइल्ड पैदा होना और एक फीमेल चाइल्ड के पैदा होने में एनवायरनमेंट फैमिली का कितना अफेक्ट करता है ये हम आसपास अपने देखते रहते हैं। ठीक है, स्पेशली जो बैकवर्ड सोसाइटीज, बैकवर्ड एरियाज होते हैं। तो एक मेल और एक फीमेल चाइल्ड को इक्वल समझना, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, ये भी आरसीएच के अंडर आता है। यानी कि आरसीएच क्या करती है, फिजिकली लोगों को अवेयर करती है कि आप बर्थ कंट्रोल करो, आप अपना ध्यान रखो। दूसरा, वो उनको सोशली भी अवेयर करती है कि मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ठीक है, फिर वो हेल्दी वे में भी उनको समझाती है कि पोस्ट नेटल केयर करो मदर और चाइल्ड की, प्रेग्नेंट मदर की केयर करो, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस समझाती है ताकि उसको प्रॉपर क्या मिल सके, इम्यूनिटी वाली एंटीबॉडीज मिल सके। ठीक है, so this is how the RCH works, okay। और साथ ही साथ वो अवेयरनेस फैलाती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल इवल है, जैसे कि सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। यानी कि जो हमारी सोसाइटी में सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं और सेक्स अब्यूज हो रहा है लोगों के साथ, वो ना हो उसलिए अवेयरनेस फैलाना भी आरसीएच का काम है। ठीक है, सेक्स अब्यूज सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी हो सकता है। सोसाइटी में किसी भी जेंडर के साथ सेक्स अब्यूज हो सकता है और किसी भी जेंडर के साथ सेक्स अब्यूज ना हो, ये चीज को देखना आरसीएच की एक जिम्मेदारी मानी जाती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन शुड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स एजुकेशन शुड बी देयर इन आवर स्कूल्स, और उसके एम्स क्या है और उसकी नीड्स क्या है ये हम देखते हैं। अगर हम हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन ऐड करेंगे, जैसा कि आजकल कुछ स्कूल्स ने इनिशिएट करना स्टार्ट किया है, एंड दैट्स वेरी गुड। ओके, एक तरीके से ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी आपको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। और सेक्स एजुकेशन क्या होता है ये हम नीचे देख रहे हैं। सेक्स एजुकेशन में हमें स्टूडेंट्स को राइट इंफॉर्मेशन देनी होती है अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एंड इट हेल्प्स इन सेक्स रिलेटेड मिथ्स। जैसे कि कुछ टीनेजर्स में मिथ होते हैं बहुत सारे सेक्स को लेकर, वो मिथ्स ना हो स्टूडेंट्स में, इसलिए सेक्स एजुकेशन देनी इंपॉर्टेंट है। और मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स आर सेम। ठीक है, और हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, कि उनकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट देयर ओन बॉडी। दैट इज वाई, तभी तो वो अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा, अडोलेसेंस, कि आप जब 15-16 साल में थे तब आप एक चाइल्ड थे और अब आप 17-18 की एज में अगर हो तो आप एक अडोलेसेंस की तरफ जा रहे हो और उसमें आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। यू मे बी क्यूरियस अबाउट दोज ऑर्गन्स, यू मे बी क्यूरियस हाउ दे रिएक्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, वो आपको पता होना चाहिए।
दैट इज कॉल्ड सेक्स एजुकेशन। प्लस सेफ और हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, कि अगर कोई अडल्ट पर्सन है वो सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहा है तो दैट शुड बी सेफ एंड हाइजीन, दैट शुड बी एसटीडी फ्री, कि उसको कोई डिजीज ना लग जाए उससे, और वो सेफ होना चाहिए, ठीक है, और एसटीडीज ना हो, एड्स जैसी बीमारी ना हो, ये सारी चीजें क्या है, सेक्स एजुकेशन के अंडर आती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। सी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, दिस इज द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा जो डेंजरस एस्पेक्ट होता है वो होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब आपकी पॉपुलेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होने की वजह से खत्म होने लगते हैं और भुखमरी जैसी बीमारियां जो है सोसाइटी में फैलने लगती हैं, बिकॉज फूड फूड इज लिमिटेड। जैसे आपके किचन में खाना लिमिटेड बनता है ना, वैसे अर्थ पे भी फूड जो है वो लिमिटेड होता है, और अगर इतने सारे पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो जाएगी तो फूड जो है वो कम होने लगेगा, और उसकी वजह से क्या होंगे, उसकी वजह से ड्रॉट आएगा, है ना। पानी भी तो कम है, पीने का पानी, माना कि पानी 72% है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा का सारा पीने के लिए यूज होता है, ठीक है। ड्रॉट आएंगे और आपका क्या आएगा, आपका भूखमरी जैसी बीमारियां आएंगी। ओके, सो ये सारी चीजें जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आ सकती हैं। प्लस अब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा हम बेस लेवल पे अगर काम करें तो हम बर्थ कंट्रोल लोगों को सिखा सकते हैं। कैसे आप जो है लोग बर्थ कंट्रोल करें, वो चीज हम लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है और उसको रोकने के लिए हम कौन से बर्थ कंट्रोल के मेथड्स यूज कर सकते हैं। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है और उसको रोकने के लिए हम कौन से बर्थ कंट्रोल के मेथड्स यूज कर सकते हैं। उससे पहले आपके लिए बच्चे का अनाउंसमेंट है, यूट्यूब पर मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से हो जाए और आप लोग एक प्रॉपर लेवल पर हर एक टॉपिक का प्रॉपर लेक्चर और क्वेश्चंस वगैरह और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो, तो हम लोगों के पेड बैच में आप एडमिशन ले सकते हो। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एडमिशंस लेने के लिए, स्क्रीन पर नंबर आपको स्क्रॉल होते दिखाई दे रहे होंगे, आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वहां पे आपको प्रॉपरली एक पेज के साथ तैयारी स्टार्ट करवाई जाएगी, और आप लोग अगर एक रैंक प्रोड्यूसिंग तैयारी के साथ पेपर में जाना चाहते हैं और एक रैंक प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप हमारे पेड बैचेस में एडमिशन ले लें। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। देखो, मैं अब आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कौन से ईयर में कितना पॉपुलेशन था और उसके कंपैरिजन में आज कितना पॉपुलेशन है, यानी कि हम ये देखेंगे कि इतने सालों में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा एक्सप्लोज करी है, कितनी ज्यादा बड़ी है। देखो, अराउंड 1900 अराउंड कितना 100 साल पुराना, लाइक एक 100 साल पुराना है ना, 100 साल 2-3 साल और ऐड कर दो तो 1900 में जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन था बच्चों वो अराउंड 2 बिलियन था, यानी कि 2000 मिलियन, यानी कि 2 बिलियन था। लेकिन 2000 में अगर बात की जाए, यानी कि अराउंड 100 ईयर्स बाद अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया। कितना टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, ठीक है। पॉपुलेशन 1900 में कितना था, जस्ट 2 बिलियन था, और पॉपुलेशन 2000 में कितना हो गया, 6 बिलियन तक उसका रॉकेट चला गया, यानी कि 3 टाइम्स पॉपुलेशन जो है बढ़ गई वर्ल्ड में, एंड इट इज ह्यूज। ओके, बिकॉज जो आपकी रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड से ही है ना, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन, आपका फूड प्रोडक्शन, आपका वाटर प्रोडक्शन, आपके शेल्टर्स, आपकी स्पेस टू लिव इन, वो सारी तो लिमिटेड है अभी भी, बट फिर भी कितना बढ़ गया, 3 टाइम्स आपका पॉपुलेशन बढ़ गया। इंडिया की बात कर लेते हैं, अब हम लोग इंडिया की बात करेंगे बिकॉज वी लिव इन इंडिया, ठीक है। तो हमें अपने देश का पता होना भी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड का पता होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया में पॉपुलेशन वाज अराउंड 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के अराउंड हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। लेकिन हमारी पॉपुलेशन में 2011 के अराउंड अगर देखते हैं तो 1.2 बिलियन हो जाती है, ठीक है। इट रीच्ड 1 बिलियन बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011, यानी कि हमने 3 यहाँ पे ईयर्स देखे हैं। हमने 1947 में हमारी पॉपुलेशन देखी, इट वाज जस्ट 350 मिलियन, बट जब हमने 2000 में यानी कि अराउंड 50 साल बाद अपनी पॉपुलेशन देखी तो वो 1 बिलियन बन गई, है ना। 1 बिलियन में कितने ही मिलियन होते हैं,
1000 मिलियन होते हैं 1 बिलियन में, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन क्या करी, 350 मिलियन से सीधा कितनी 1000 मिलियन बढ़ गई, कितनी ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद बच्चों 2000 से लेके 11 साल में, सिर्फ 11 साल में हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन बढ़ गई, ठीक है। तो यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। यानी कि अगर आप पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो हर एक छठा पर्सन आपको क्या दिखेगा, इंडियन दिखेगा। इतनी ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। यू सी, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और साथ में बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा है, पर हमारी पहुंच रिसोर्सेज तक बहुत कम है। इसे पॉलिटिकल रीजन बोल सकते हैं या फिर अवेयरनेस कम है लोगों के अंदर, बट it is what it is, guys. So you should know the methods to control this population. Okay, this is what I'm going to teach you in this chapter. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमारी सेंसस रिपोर्ट क्या कहती है। सेंसस रिपोर्ट क्या होती है बच्चों, कि हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या डिसाइड करते हैं। जनसंख्या इज द सेंसस रिपोर्ट। तो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 पीपल बढ़ते थे पर 1000 पीपल पर ईयर। यानी कि एक साल में 1000 लोग अगर होते थे तो उस पर 20 लोग और ऐड हो जाया करते थे पर ईयर। यानी कि कितना परसेंट ग्रोथ है, ये 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। और हमारी पॉपुलेशन इसकी वजह से क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है। अगर आपके हर साल 2% लोग बढ़ जाएंगे टोटल में, हमारे पास 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है, सपोज मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन थी इन ईयर 2000, और हमारे पास 1.2 बिलियन पॉपुलेशन थी इन ईयर 2011। अगर उसके हिसाब से 2% के हिसाब से देखा जाए तो कितनी बढ़ जाएगी, 1.2 बिलियन का 2% बहुत ज्यादा होता है। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हर साल बढ़ना, बिना रिसोर्सेज के बढ़ना, इज क्वाइट डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। ओके, अब बात करते हैं बच्चों कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। वी नो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट रीजन क्या है पॉपुलेशन बढ़ने का, ये अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। रीजन क्या है पॉपुलेशन बढ़ने का, एक तो हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई हैं। जैसे कि पुराने जमाने में आपको पता है, माएँ जो थी, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, वो हॉस्पिटल जाकर नहीं डिलीवरी करती थी, बल्कि घर पे ही कोई दाई माँ करके या फिर कोई उनमें जो थोड़ी एक्सपीरियंस्ड लेडी थी वही उनकी डिलीवरी करवा दिया करती थी। उससे क्या होता था, उससे कई बार बच्चा मर जाया करता था, कई बार माँ मर जाया करती थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाया करती थी। तो उससे जो थी पॉपुलेशन, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड कि अगर सिर्फ हेल्थ कंडीशंस की वजह से किसी की जान जा रही है। बट ये एक रीजन है पॉपुलेशन कंट्रोल का, इवल रीजन है पर रीजन है, ठीक है। तो बात ये कर रहे हैं कि पुराने जमाने में जब डॉक्टर्स इतने ज्यादा फैसिलिटेटेड नहीं होते थे, सब लोगों को नहीं मिल पाते थे डॉक्टर, सब लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते थे, तब पॉपुलेशन थोड़ी कम रहती थी क्योंकि तब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब जबकि हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, होपफुली बहुत अच्छी बात है, गांव गांव में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, शहरों में हॉस्पिटल्स तो और ज्यादा अच्छे मेंटेन हो रहे हैं, उसकी वजह से लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई हैं और उसकी वजह से पॉपुलेशन रेट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। दूसरा बच्चों, डेथ रेट में एक डिक्लाइन जो है, रैपिड डिक्लाइन आया है। कैसे, वही मैं बता रही हूँ, पुराने जमाने में ज्यादा मौतें हुआ करती थी पैदा होते वक्त, लेकिन अब नहीं। उसकी वजह से जो है ये रैपिड डिक्लाइन आया डेथ रेट में, यानी कि जिसको आप मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट बोलते हो, MMR मतलब माँ का मरना ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ऑल्सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR मतलब छोटे बच्चे का मर जाना ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई, कम हो गई। और साथ ही बच्चों इसीलिए रिप्रोड्यूसिबल एज का जो है इंक्रीज हुआ नंबर में। यानी कि रिप्रोड्यूसिबल एज क्या होती है बच्चों, वो एज जिसके टाइम पर एक इंसान काबिल होता है रिप्रोड्यूस करने के, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करने वाली जो एज है हमारी पॉपुलेशन में वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे इंडिया में बढ़ रही है, ठीक है। और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट, सी दिस इज द मोस्ट इवल थिंग वी आर स्टडिंग हियर, दिस इज इवल कि आप क्या कर, आप पॉपुलेशन बढ़ गई, अब देखते हैं इसका असर क्या हो रहा है। इसका असर हो रहा है बच्चों स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट एक इंसान को मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, सर पे छत होनी चाहिए, तन पे कपड़ा होना चाहिए, ये चीज क्या हो रही है बच्चों, ये चीज लोगों को कम मिल रही है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अगर एक कपड़ा है और पहनने वाले 5 है तो ऑफकोर्स उसमें से 4 को नहीं मिलेगा। अगर 5 रोटी है और खाने वाले 10 हैं तो ऑफकोर्स उसमें से 5 लोग भूखे रह जाएंगे। अगर 2 घर हैं और रहने वाले 20 लोग हैं तो ऑफकोर्स उसमें से
से आधी जनता बेघर हो जाएगी। सो दिस इज हाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इम्पैक्ट आवर सोसाइटी, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल मेजर्स की क्या हम मेजर्स यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल सच अ हाई पॉपुलेशन। क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं हम लोग? हमारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं छोटी फैमिली रखने के लिए। मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बच्चों बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। कौन से मेथड्स होते हैं? बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स। जो आपके बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो होते हैं आपके बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स। हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाएं, हम लोगों में ये बताएं कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाता है। दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल दिस एक्सप्लोजन इन द पॉपुलेशन, ओके। और हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग हम दो हमारे दो स्लोगन, मतलब वी टू आवर टू। यानी कि अगर आप कपल हैं तो आप दो बच्चों से ज्यादा पैदा ना कीजिए। डजंट मैटर वो दो लड़कियां हैं या वो दो लड़के हैं या वो एक लड़का है और एक लड़की है। वी शुड ओनली हैव 2 चाइल्ड, ठीक है। तो ये हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों में फैलाकर, ये स्लोगन हम लोगों में फैलाकर पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो कपल्स 1 चाइल्ड नॉर्म भी अपना रहे हैं, यानी कि दे जस्ट वांट 1 चाइल्ड, यानी कि दिस इज तो बेटर देन हम दो हमारे दो, बट दिस इज देयर पर्सनल चॉइस। बट यस, हम दो हमारे दो तो होना ही चाहिए, ठीक है, बट 1 चाइल्ड नॉर्म इज ऑल्सो गुड। और दूसरा बच्चों, हम लोग कैसे कंट्रोल मेजर कर सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने जो मैरिजेबल एज है उसे बढ़ा दिया। पहले 14-14, 15-15 साल के बच्चों की शादी हो जाया करती थी। दैट वाज बाल विवाह एंड दैट हैज बिकम इलीगल, ओके। दिस इज इलीगल एंड वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो अब क्या है? अब हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या किया? लड़कियों की उम्र 18 साल कर दी बढ़ा के और लड़कों की उम्र 21 साल कर दी। सो मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया ताकि लोग लेट शादी करें और फिर लेट उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस हों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके आप जो है सोसाइटी को सिखा सकते हो कि हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, द एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। दीज आर मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। कि कोई लेडी प्रेग्नेंट ही नहीं होगी तो किसी बच्चे का जन्म कैसे होगा और उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे? तो मेन ग्राउंड पे ही रोक लगा दो, मेन उसको प्रेग्नेंट होने ही मत दो लेडी को। तो उसके लिए हम ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का प्रॉपर्टी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। अगर इजीली अवेलेबल नहीं होगी तो लोग नहीं उसको यूज करेंगे, ठीक है। इट शुड बी इफेक्टिव, अगर इफेक्टिव ही नहीं होगी तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इट शुड बी रिवर्सिबल। अगर एक कपल डिसाइड करता है कि अभी आने वाले 3-4 साल तक दे डोंट वांट अ बेबी, बट बाद में दे शुड हैव बी एबल टू हैव अ बेबी। व्हाई? बिकॉज आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार यूज किया और अब वो बेचारे पूरी उम्र जो है दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू गेट अ चाइल्ड। दिस शुड नॉट बी डन टू एनीवन, सो दिस शुड बी रिवर्सिबल। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। अगर इसका साइड इफेक्ट होंगे तो क्यों लोग इसको यूज करेंगे? इट शुड बी हैविंग लीस्ट साइड इफेक्ट्स। दूसरा, ये सेक्सुअल ड्राइव में कोई इंटरफेयर ना करे, सेक्सुअल डिजायर में या सेक्सुअल एक्ट में कोई इंटरफेरेंस इसका नहीं होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स किस किस टाइप के होते हैं। देखो बच्चों, आपके पास कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हमारी एनसीईआरटी हमें सिखाती है। फर्स्ट इज नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि इसमें आपको कुछ यूज नहीं करना है, अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट यूज करना है। सो दिस इज मोस्ट डेंजरस, यानी कि इसके फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मोस्ट चांसेस ऑफ फेलियर यही होता है क्योंकि इसमें आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो, अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट यूज कर रहे हो, एंड यू नो नेचुरल इंस्टिंक्ट नॉट ऑलवेज वर्क। दूसरा बच्चों, बैरियर्स सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल। तीसरा बच्चों, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, आईयूडीज। फिर बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो पिल्स वगैरह खाती हैं। फिर बच्चों इंजेक्टेबल्स, ठीक है, जो इंजेक्शन लेकर फॉर्म में आप प्रोजेस्टेरॉन अपनी बॉडी में, एस्ट्रोजन अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर सकते हो। दूसरा सर्जिकल मेथड्स, ये सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं,
ठीक है, ये सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो बच्चों ये हैं आपके पास कुछ मेथड्स जो हम एक एक करके अब स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द नेचुरल मेथड या फिर जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोल रहे हैं। इसमें बच्चों क्या करते हैं, हम लोग चांस को अवॉइड कर देते हैं ओवम और स्पर्म्स की मीटिंग का। हम लोग ओवम और स्पर्म्स को मीट ही नहीं करवाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो जायगोट बनेगा नहीं, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म्स की मीटिंग को रोक देना, उसके चांसेस जो हैं बिल्कुल खत्म कर देना, ये हम इसमें करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप 3 चीजों से आप इसको कर सकते हो। उससे पहले बच्चों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, यूट्यूब पर मैं आपके लिए जो ये लेक्चर्स बना रही हूँ दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू, बट यू नो बच्चों एक इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कंप्लीटली यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करा सकते हैं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं विद परफेक्ट 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 कोर्स के साथ, तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमारे पेड बैचेस में, अतिरथ बैच में अपना एडमिशन लेने के लिए। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, प्लीज डू चेक देम, डू कॉल देम एंड अपने आप को रजिस्टर करवाओ, ठीक है। वहां पे आपको प्रॉपर्ली सीनियर फैकल्टीज पढ़ाएंगी, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज पढ़ाएंगी। लास्ट ईयर भी हमने 1 रैंक प्रोड्यूस किया था और उसके लास्ट ईयर हमने मल्टीपल रैंक्स प्रोड्यूस किए थे। लास्ट ईयर AIR1 हमने प्रोड्यूस किया था और उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल रैंक्स प्रोड्यूस किए थे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक रैंक प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट की तरह एग्जाम में जाएं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, तो आप जो है हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हो, ओके। तो बच्चों यहाँ भी हम लोगों ने नेचुरल मेथड स्टार्ट कर दिए। नेचुरल मेथड बच्चों 3 तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड इज क्वाइटस इंटरप्टस एंड थर्ड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब इसमें एक एक करके बताती हूँ क्या होता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बच्चों आप उस टाइम पर जो आपका क्वाइटस है, क्वाइटस मतलब बच्चों सेक्स, आप सेक्स को 10 टू लेके 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में अवॉइड कर सकते हो। आप सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है। 28 डेज में जो आपका 10th टू 17 डेज का पीरियड होता है, ये ओव्यूलेशन पीरियड होता है। इस टाइम पे ओवम रिलीज होता है फीमेल की ओवरी से। इस टाइम पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, इस टाइम पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एक सेक्स से प्रेगनेंसी होने के, ठीक है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बच्चों यही करते हैं, जो कपल्स हैं वो अवॉइड करते हैं सेक्स करना ड्यूरिंग द 10th टू 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो उनको लगता है कि अगर 10 दिन से पहले वो करेंगे और 17 डेज के बाद अगर वो इन्वॉल्व होंगे क्वाइटस में तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस 0 हैं, बट नहीं, उसके चांसेस 0 नहीं होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। और सेकंड बच्चों बात करते हैं क्वाइटस इंटरप्टस का, विथड्रॉल। इसमें क्या होता है, अ मेल जो मेल होता है इट ही विथड्रॉज हिज पीनस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों, इंसेमिनेशन होता है एंट्री ऑफ स्पर्म into vagina. So, before the entry of sperm into vagina, the male just withdraws his penis from the vagina ताकि वो क्या कर सके, इंसेमिनेशन को अवॉइड कर सके। दिस इज व्हाट इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस। ये टोटली डिपेंड करता है मेल के नेचुरल इंस्टिंक्ट पे, जो कभी कभी गलत भी हो जाता है, यानी कि 9 काफी परसेंटेज होते हैं इस मेथड के फेल होने के, ठीक है। थर्ड होता है बच्चों लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है बच्चों, जब क्या होता है, एक मदर होती है, उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, और 6 महीने तक वो उस बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। उस टाइम पे बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है और ओव्यूलेशन भी नहीं होती है, क्योंकि इंटेंस लैक्टेशनल चल रही होती है आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब जब बच्चा डिलीवरी करता है, बच्चे की चाइल्ड डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक मदर जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है और ओव्यूलेशन नहीं है। सो दिस कंसीडर एज द सेफेस्ट पीरियड ऑफ हैविंग क्वाइटस। उस टाइम पर बच्चों क्या होता है, ये मेथड हेल्प करता है टू प्रिवेंट कंसेप्शन। ये इफेक्टिव रहता है अप टू 6 मंथ्स और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर हाई हैं। क्यों? क्योंकि हर एक फीमेल का जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो डिफर करता है। तो ऐसा सब में जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक ही जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए। कईयों में 2 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है और कईयों में 6-7 महीने तक नहीं स्टार्ट होती है। तो यू डोंट नो बिफोर द क्वाइटस की अभी वो नेक्स्ट मंथ वो या फिर वो ओव्यूलेशन अभी होगा कि नहीं होगा। सो द चांसेस आर क्वाइट हाई, फेलियर ऑफ चांसेस आर क्वाइट हाई। सेकेंड बात करते हैं बच्चों बैरियर्स की। बैरियर्स जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। आपका स्पर्म जो है
वो ओवम के साथ मीट ना कर पाए, इसको रोकने का काम होता है बैरियर्स का, इसीलिए इसका नाम बैरियर है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स में आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हो, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ठीक है, कॉन्डम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी का टॉपिक है। कॉन्डम बच्चों रबर का बना होता है, लेटेक्स शीट का बना होता है। मेल के लिए अगर कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो वो पीनस को कवर करेगा, अगर फीमेल्स के लिए कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो वो वेजाइना या फिर सर्वाइक्स को कवर करेगी। ठीक है, कॉन्डम्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर क्वाइटस, जब क्वाइटस करने के लिए कपल दे आर रेडी तो उस टाइम पे कॉन्डम्स यूज होता है। एंड दिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सीमन जो है, सीमन के अंदर बच्चों स्पर्म होता है, सीमन जो है वो जाएगा ही नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। हमारी कंट्री में, इंडिया में निरोध एक पॉपुलर कॉन्डम है फॉर मेल्स, निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है फॉर मेल कॉन्डम, और ये आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों कॉन्डम्स क्यों बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी एड में, कहीं टीवी एड में, कहीं किसी स्लोगन में का आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो कॉन्डम इतना ज्यादा क्यों जो है फेमस है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स। सी बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कॉन्डम्स को लेके, वो बच्चों एक तो रिप्रोडक्शन तो रोकता ही रोकता है, लेकिन वो एसटीडीज और एड्स जैसी बीमारियों से यूजर को बचाता है। इसलिए कोई भी यूजर इसको यूज करने से खुश रहता है क्योंकि वो खुद भी हेल्दी रह रहा है। और बच्चों ये डिस्पोजेबल है, इसे आप क्या कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो आफ्टर यूज, और ये सेल्फ इंसर्टेड है, इसीलिए प्रिवेसी देता है यूजर को। यू डोंट नीड एनी डॉक्टर टू यूज कॉन्डम्स, इसीलिए वो प्रिवेसी देता है यूजर को। सो दिस इज व्हाई कॉन्डम्स आर फेमस। बात करें डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स की, तो बच्चों ये क्या होते हैं, ये भी रबर से बने होते हैं और ये फीमेल में इंसर्ट होते हैं और वहां पे जाके ये कवर करते हैं सर्वाइक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। सर्वाइक्स बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है, और ये ब्लॉक करते हैं द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्वाइक्स। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ये रीयूजेबल होते हैं अनलाइक कॉन्डम। कॉन्डम तो बच्चों एक बार यूज करके डिस्पोज करना पड़ता है, लेकिन जो ये वाले मेथड्स होते हैं, ये वाले जो आपके पास डिवाइसेस होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं, दोबारा इनको यूज कर सकते हैं। आप इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम भी यूज कर सकते हो। जब आप ये डिवाइसेस यूज करते हैं, जब कपल्स ये डिवाइसेस यूज करते हैं, तो वो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स भी यूज कर सकते हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, बात करते हैं आईयूडीज की। आईयूडीज बच्चों इंडिया में सबसे ज्यादा आईयूडीज चलता है अमंग फीमेल्स। आईयूडीज क्या होता है बच्चों, इसमें डॉक्टर्स की या फिर नर्सेस की हेल्प लगती है और इसको इंसर्ट कर देते हैं फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में बाय इंसर्टिंग थ्रू द वेजाइना। ठीक है, इसको यूटरस में इम्प्लांट करते हैं। आईयूडीज आर इम्प्लांटिंग इन यूटरस, और इसको इंसर्ट कहाँ से करते हैं, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करती है बच्चों, फेजोसाइटोसिस करती है स्पर्म्स की। फेजोटाइसिस मतलब किल करती है स्पर्म को, किलिंग द स्पर्म। स्पर्म एंटर हो तो जाता है लेकिन ये स्पर्म को मार देती है, यानी कि स्पर्म अब किसी काम का बचा नहीं। आईयूडीज आर द आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। अगर कोई कपल है, उनका मैरिज हुआ है और वो नहीं चाहते 4-5 साल तक किसी भी तरीके का पॉपुलेशन इंक्रीज करना, या फैमिली प्लानिंग उनकी नहीं है, तो उस टाइम पे बच्चों क्या होता है, आईयूडीज जो होती है सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा फेमस है। फीमेल सबसे ज्यादा क्या करती है, इस चीज पर रिलाय कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आईयूडीज की कुछ टाइप होती है बच्चों। एक होता है आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, एक होता है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। एनसीईआरटी में बच्चों ये तीनों आपके मेथड्स दिए हैं और इसके एग्जांपल्स लर्न करने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ आईयूडीज में नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ये क्या करती है बच्चों, ये स्पर्म मोटिलिटी को रिटार्ड कर देती हैं, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी को रिटार्ड करना मतलब जो स्पर्म है वो कितनी तेजी से भागकर आ रहा है फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, उसकी मोटिलिटी, उसकी स्पीड को कम कर देती हैं। और जब एक स्पर्म बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं जा पाता है तो वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रह पाता है। आप लोगों को ये बात पता होगी कि स्पर्म जो है वो मोटाइल होना चाहिए और साथ में वो कैसा होना चाहिए, उसका शेप ठीक होना चाहिए। अगर मोटिलिटी ही उसकी कम हो जाएगी तो फिर वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं बचेगा। ठीक है, और बच्चों ये स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी शो करते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास है लिपेस लूप। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल और आपने फीचर याद रखना है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का फीचर क्या है, वो स्पर्म मोटिलिटी को रिटार्ड करते हैं। सेकंड वो एग्जाम्पल में लिपस लूप है। ठीक है, तो आपने दो चीजें याद रखनी, जो मैं बता रही हूँ वो आपने लर्न करना है। फिर बात करते हैं बच्चों
कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में बच्चों कॉपर आयंस यूज होते हैं। कॉपर आयंस यूज जो आईयूडी होती है बच्चों, वो कॉपर आयंस को रिलीज करती है। उससे क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी सप्रेस हो जाती है। एग्जाम्पल में बच्चों कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में CuT, Cu7, मल्टीलूड 375, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। मल्टीलूड 375 जैसी चीजें यूज कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चों हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की। तो ये बच्चों क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है और यूटेरस को अनसुइटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। इसके केस में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन अब जो इम्प्लांटेशन है वो नहीं होगी और सर्वाइक्स जो है वो उतना हॉस्टाइल नहीं रहता है कि वो क्या कर सके, वहां पे इम्प्लांटेशन स्पर्म्स को लेके जा सके, और यूटेरस इतना हॉस्टाइल नहीं रहता है कि वो इम्प्लांटेशन होने दे। इसके एग्जाम्पल है बच्चों प्रोजेस्टेरान एंड LNG-20, ठीक है। तो ये है इसके कुछ एग्जाम्पल्स। बात कर लेते हैं बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ओरल मतलब जो आप खा रहे हो, जैसे कि पिल्स वगैरह। लेडीज जो है, फीमेल्स जो है, वो ये पिल्स खाती हैं, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। ये जो आपके प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है, ये क्या है बच्चों, ये आपके हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स ऑफ फीमेल, जो कौन रिलीज करती है, ओवरी, ठीक है। तो ये बच्चों हॉर्मोन्स हैं जो ओवरी रिलीज करती है, और ये फीमेल जो है ये पिल्स की फॉर्म में ले सकती हैं। पिल्स बच्चों, पिल्स लेने का एक तरीका होता है। पिल्स लेने का क्या तरीका होता है कि या तो आप एवरी पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डेज, 21 दिनों तक लगातार पिल्स खा सकते हैं। विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों 1 डे से लेके 28 डेज तक चलती है, तो आप पहले से लेके 5 दिन तक 1 2 3 4 5 इस दिन में किसी भी दिन पिल को स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आपको वो 21 डेज तक कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। 21 डेज तक कंटिन्यू रखेंगे तो कभी भी जो फीमेल्स हैं वो क्वार्टर्स के टाइम पर दे विल नॉट गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, फिर 21 डेज खाई, फिर 7 डेज मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको बोलते हैं, वहां नहीं खाने से सेम पैटर्न फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, तो ये 21 डेज तक कंटिन्यू खानी पड़ती है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे ओव्यूलेशन नहीं होगी, नो एग विल रिलीज, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। अगर एग रिलीज हो भी गया तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगी, और सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से एंट्री नहीं होगी स्पर्म की। तो काफी तरीके से ये जो है एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज हो सकता है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन भी नहीं होने देता फीमेल में, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता यूटेरस में, और सर्वाइक्स को भी इनहॉस्टाइल बना देता है कि वो ना ले स्पर्म की एंट्री अपनी बॉडी में, ठीक है। पिल्स आर द वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स। ये जो पिल्स हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, और इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा कम होते हैं। तो पिल्स को एक अच्छा मेथड माना जाता है अमंग इंडिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा सहेली। सहेली बच्चों एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, काफी अच्छा और जाना माना ब्रांड है। ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स। ये डेवलप हुआ था हमारे इंडिया में CDRI में। CDRI कहाँ है बच्चों, लखनऊ में है। फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो ड्रग्स इन्वेंट होती हैं उनका यूजेज होता है, उनका यूजेज होता है, देखा जाता है कि वो यूज करने के काबिल है कि नहीं। तो वहां पर बच्चों ये बनाई गई थी, डेवलप की गई थी लखनऊ में, हमारे ही इंडिया में, इसलिए इसका जो ब्रांड नेम है वो इंडियन है, दैट इज सहेली, ठीक है। इसमें बच्चों नॉन स्टीरॉइडल प्रिपरेशन है, यानी कि स्टीरॉइड्स जो है बॉडी में कहीं किसी हद तक इफेक्टिव होते हैं एज अ साइड इफेक्ट, लेकिन ये नॉन स्टीरॉइडल प्रिपरेशन है, इसलिए ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये वंस अ वीक पिल है, यानी कि इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना है। इसको 21 डेज तक नहीं खाना है, इसको सिर्फ एक हफ्ते में एक बार, यानी कि मंथली इसको 4 टाइम्स खा लोगे तो फीमेल क्या होंगी, फीमेल वुड बी लेस प्रेगनेंसी के लिए उनके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों वो बहुत हाई होता है, उसकी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, और साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। पांचवा जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बच्चों, वो है हमारा इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स बच्चों, इसमें अगेन प्रोजेस्टेरॉन्स या फिर प्रोजेस्टेरॉन्स और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन की यूज की जाती है फीमेल में। इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट कर देते हैं अंडर स्किन, या तो स्किन में इंजेक्ट कर देंगे ये जो आपके हार्मोन्स हैं, या फिर इसको इम्प्लांट कर देंगे स्किन के नीचे, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है बच्चों, वो पिल्स से ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है और ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें तो आप बिल्कुल इंजेक्ट कर रहे हो, ओरली नहीं ले रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका जो है टाइम ज्यादा लंबे तक चलता है और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और बच्चों
अब हम बात करते हैं इमरजेंसी उसकी, कि अगर क्या हुआ, जैसे हमारे इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में रेप केसेस अगर कोई आता है या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हमें चाहिए कि वो जो है पहले से यूज नहीं कर रहे हैं कपल, लेकिन अब उनको एकदम इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, तो बच्चों आफ्टर द क्वाइटस 72 आवर्स तक आईयूटी इम्प्लांट हो सकती है, या फिर हम पिल्स ले सकते हैं। ठीक है, पिल्स ले सकते हैं आफ्टर द क्वाइटस 72 आवर्स तक पिल्स ले सकते हैं, या फिर आईयूडीज इम्प्लांट कर सकते हैं, बात सेम रहेगी। प्रेगनेंसी उस केस में कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, और ये हम यूज करते हैं ज्यादातर रेप के केसेस में या फिर कैजुअल इंटरकोर्स के केसेस में, ऐसा इंटरकोर्स जो पहले से डिसाइडेड नहीं था। ठीक है, उसके बाद छठा बच्चों हमारे पास आता है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स बच्चों स्टेरलाइजेशन। सर्जिकल मेथड स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, उस कपल को स्टेराइल कर देंगे। ठीक है, वो कपल स्टेराइल हो चुका है, अब वो कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये एक नॉन रिवर्सिबल मेथड है, इसीलिए इसे ज्यादातर लोग बहुत सोच समझ के करवाते हैं, क्योंकि वंस इट इज डन द कपल कैन नॉट रिप्रोड्यूस अगेन। ठीक है, ये क्या करता है, गेमीट को ही बच्चों बाहर नहीं निकलने देता बॉडी से। इट हेल्प्स टू ब्लॉक द गेमीट। गेमीट इन केस ऑफ मेल क्या होगा, स्पर्म होगा, और इन केस ऑफ फीमेल क्या होगा, गेमीट एग होगा। तो ये गेमीट को ही बच्चों नहीं निकलने देता बॉडी से बाहर, और कंसेप्शन इस तरीके से क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, यानी कि एक बार ये हो गया तो इसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स बच्चों दो तरीके के होते हैं, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी इज इन केस ऑफ मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इज इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, देखते हैं क्या करना होता है इसमें, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली इसको समझाया है, तो आपको भी प्रॉपर्ली करना है। वेसेक्टोमी के टाइम पे बच्चों क्या करते हैं, ये हम मेल्स के अंदर करते हैं, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है इन केस ऑफ मेल्स। इसमें क्या होता है, आपका जो वास्ट डिफरेंस होता है उसका एक स्मॉल पार्ट कट कर दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है, ताकि अब वहां से क्या हो, वहां से अब स्पर्म बाहर निकल के पीनस के थ्रू बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो एक पार्ट होता है स्पर्म का, उसमें से वास्ट डिफरेंस का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में छोटा सा इंसिजन करते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं, जैसे ये इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये कट लगाया वास्ट डिफरेंस को और फिर उसको बांध दिया, तो अब यहाँ से स्पर्म नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा। स्पर्म की एंट्री बच्चों ब्लॉक हो गई, स्पर्म का रास्ता ब्लॉक कर दिया, स्पर्म अब बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा। जब बॉडी से बाहर ही नहीं आएगा तो उसके बाद कैसे फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड among the all contraceptive methods, but this is the most पुअर इसकी रिवर्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, फीमेल्स में होती है। इसमें भी सेम करते हैं, कट लगाते हैं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कट और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द अब्डोमेन और थ्रू द वेजाइना। इसमें भी बच्चों सर्जिकल मेथड होता है, फेलोपियन ट्यूब पे कट लगता है। आपने ये याद रखना है बच्चों, ट्यूबेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस पे कट लगता है, और जो आपका जो ऊपर वेसेक्टोमी है उसमें वास्ट डिफरेंस, वेसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस, दैट इज व्हाई द नेम arises वेसेक्टोमी ड्यू टू द वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस पर कट लगता है तो वेसेक्टोमी होता है, और फेलोपियन ट्यूब पर कट लगता है तो ट्यूबेक्टोमी होता है। आपको बस इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद बच्चों का बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट जो होते हैं बच्चों आपके एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। ये एंटी नेचुरल कौन सा बच्चों, जो नेचुरल आपने यूज किया था स्टार्टिंग में, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और एमेनोरिया और फिर क्वाइटस विथड्रॉल, उसके अलावा उसको छोड़ के जितने भी बाकी के आपके जो मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉशियस फील करना, पेट में दर्द होना, एब्डोमेन में दर्द होना। ठीक है, और क्या होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, कभी कभी फीमेल्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और क्या होता है बच्चों, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, रेगुलर साइकिल जो थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो इरेगुलर हो गई, और ब्रेस्ट कैंसर। हालांकि बच्चों ये जो साइड इफेक्ट्स है ना, ये बहुत ही लीस्ट है, लो है, मतलब इनके जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, चांसेस आर लो। तो इसको बच्चों इजीली कपल्स को यूज करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसलिए ये बने हैं। ठीक है, अब बच्चों बात कर लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। इस चैप्टर में अब हमारे पास थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमटीपी जैसे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अभी के लिए, आज के लिए ये आपके लिए काफी है। और वही बच्चों, आप अगर हमारे पेड बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं जाकर। और बच्चों यहाँ पे वीडियो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में।
है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन आए तो आपको पता लगे। उसके लिए आपको बेल को है प्रेस करना है नोटिफिकेशन को, और वीडियो को लाइक करना है ताकि मैं अच्छा वीडियो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ लेके आ सकूं। कमेंट करने हैं आपको कोई डाउट्स हैं, और शेयर करने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको जो है इसका फायदा मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।